शेल कंपनियां, शेल कंपनियां उन कंपनियों को कहते हैं जो बेसिकली पैसे की हेरा फेरी के लिए बनाई जाती हैं। वो कागज़ों पे तो उपलब्ध होती हैं, कागज़ों पे तो सेल कंपनियाँ होती है, लेकिन वास्तविक रूप से कहीं नहीं होती है। जैसे कि एक बड़ा कारोबारी मान लो यहाँ पे ए जगह पे रहता है और वो ये कहे कि उसकी कंपनी में इन्वेस्ट की ज़रूरत है, कहीं बी से वो कंपनी पैसा ले ले, ठीक है, बी जगह से, और दिखा दे कि बी जगह पे एक जो है कंपनी है, ठीक है, जबकि वास्तविक रूप से बी जगह पे कोई कंपनी नहीं थी। फ़ायदा इससे ये होता है कि जो भी ब्लैक मनी होता है वो सब खप जाता है कंपनी के नाम पे, ठीक है। तो वे गैर कार्यात्मक फर्म है, यानी कार्य नहीं करती है। तो ये बात सही है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत परिभाषित किया गया है, इन्हें परिभाषित ही नहीं किया गया है, ठीक है, इनकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है कंपनी अधिनियम पर, ठीक है, और केवल ये पेपर पर ही होती है। तो पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो गया है। इन्हें अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि ब्लैक धन वगैरह मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है। पीछे सेल कंपनियां बहुत ज़्यादा, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी अडानी ग्रुप समूह को लेकर, तब सेल कंपनियां बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी, ठीक है। तो दूसरा जो है वो सही हो गया। तीसरा, वे अनिवार्य से निजी तौर पर आयोजित फर्म है और अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से धन जोड़ा, तीसरा गलत है, ठीक है। तो सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां भी इस तरह के काम करती हैं कई बार, ठीक है। तो अनिवार्य रूप से नहीं है। अगर वो कहते हैं कि निजी तौर पर आयोजित फर्म है फिर ठीक हो जाता है, लेकिन अनिवार्य रूप से कि ऐसा ही होना चाहिए तो गलत हो गया, ठीक है। तो कितने सही निकले हैं? केवल एक सही निकला है। अगला सवाल, वित्तीय कार्डों के टोकनाइजेशन क्या होता है? कि आप एक कार्ड होता है, जैसे आपके पास एक क्रेडिट कार्ड हो गया है तो उसका आप टोकनाइजेशन कर लेते हैं। टोकनाइजेशन से क्या होता है कि आपको एक यूनिक कोड मिल जाता है और उससे जो है आपके कार्ड की सुरक्षा बढ़ जाती है। तो टोकनाइजेशन के बारे में लिखो तो विचार करिए, ये मूल कार्ड के विवरण को अद्वितीय कोड के साथ बदलने की एक तकनीक है, ठीक है। तो एक कोड मिल जाता है और जिससे टोकन कहा जाता है, जो डिजिटल भुगतान के लिए अतिरिक्त सुविधा की अनुमति देता है। तो पहला सही हो गया है, ठीक है, ऐसा होता है। और आरबीआई ने सुरक्षा कारणों से उपकरणों की संख्या पर एक सीमा लगा दी है। तो ऐसी कोई सीमा अभी तक आरबीआई ने नहीं लगाई है, तो ये दूसरा जो है यहाँ पे आके गलत हो गया है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है, तो उपरोक्त में से कौन सा से सही है? अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बफर मानक चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश की गई थी। देखो, भारतीय खाद्यान्न को लेकर एक है अलग अलग तरह से। चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था कि जब भारत में हरित क्रांति हो गई और भारत में जो है ठीक ठाक उत्पादन होने लगा, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में ये कहा गया कि एक बफर बनाया जाए खाद्यान्नों का, ठीक है। और सबसे पहले 500 मिलियन टन को लेकर एक बफर जो है बनाने की घोषणा की गई थी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया है। अधिदेश खाद्यान्न के मामले में, अधिदेश मतलब कि जितना उपयोग करने के बाद बच जाता है। भारतीय खाद्य निगम नीलामी के माध्यम से खुले बाजार में बिक्री करता है। ऐसा होता है, एफसीआई जो है जब अधिशेष हो जाता है, यानी जितना उसकी जरूरत है उससे ज़्यादा उसके पास आ जाता है, तो भारतीय खाद्य निगम क्या करता है? नीलामी करके खुले बाजार में बिक्री करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया है। तीसरा स्टेटमेंट, सरकार ने अगले 5 वर्षों में सहकारी क्षेत्र में 700 लाख टन भंडारण क्षमता बनाने का प्रस्ताव रखा है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया है कि सरकार ने ऐसा किया है। हाल ही में सरकार ने इस बात की घोषणा की है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एडिशनल बनाने में कहीं दुनिया का सबसे बड़ा बफर स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़ा बफर स्टॉक हो जाएगा। तो कितने सही हैं? तीनों के तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। देखो, कुछ जो बुनकर हैं, लोहार, सुनार और नाई, धोबी, इस तरह के जो अपने पारंपरिक पेशे में लगे हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक योजना शुरू की है 13,000 करोड़ रुपए की लागत से, जिसका नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य 18 चिन्हित परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसायों में लगे कारीगरों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो ये पहला जो है वो सही है। ठीक है, तो उनका मुख्य काम यही है कि कुछ जो है जितने भी लोग पारंपरिक पेशे में लगे हुए, जैसे बुनकर होते हैं, सुनार, धोबी, नाई और ये सब मैंने अभी बात की है, तो वो होता है। ठीक है, दूसरा, इसे वित्त मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्य, ये दूसरा भी सही है, यही मंत्रालय इनको देख रहे हैं। ये
पहला वित्त मंत्रालय है, दूसरा एमएसएमई मंत्रालय है, तीसरा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है। तो ये तीनों मंत्रालय इसको लागू कर रहे हैं। तो कौन सा से सही है? 1 और 2 दोनों सही हैं। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपका जो है जो आर्थिकी या अर्थव्यवस्था वाला पार्ट है वो भी खत्म हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले चौहान सर ने आपको पढ़ाया था हिस्ट्री वाला पार्ट, उसके बाद हमने परिचर्चा की राजव्यवस्था वाले प्रश्नों पे और फिर अर्थव्यवस्था वाले प्रश्नों पे, और अब हमने परिचर्चा शुरू करेंगे भूगोल से संबंधित सवालों पे। ठीक है, तो भूगोल से संबंधित सवालों के लिए हम सबसे पहले पहला सवाल लेते हैं। निम्न अक्षांशों से घिरे समुद्र खुले समुद्र की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक गर्म होते हैं। निम्न अक्षांश तो नीचे वाले अक्षांश हैं। ठीक है, वहाँ पे जो है जो समुद्र है वहाँ पे, और वो जो है जो मेन अक्षांश है उसकी तुलना में ज़्यादा गर्म होते हैं। और उसका रीज़न ये होता है कि वहाँ पे जितने भी चारों तरफ से स्थलबद्ध खास करके होते हैं उनमें तापमान बढ़ा हुआ होता है। ओके, स्थलबद्धता की वजह से, उसका मेन रीजन जो है स्थलबद्धता होता है। ठीक है, अब स्थलबद्ध होने की वजह से जो है उनका जो अधिक तापमान होता है, ठीक है, तो उसको लेके सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो निम्न अक्षांशों से घिरे खुले समुद्रों की तुलना में, खुले समुद्र मतलब जो कि चारों तरफ से खुले होते हैं। ठीक है, लगभग 3 तरफ से खुले होते हैं, जैसे कि अरब सागर को आप मान लो कि वो खुला हुआ है, या फिर आप भूमध्य सागर को मान लो तो 4 तरफ से बंद है, या फिर वो जो काला सागर है वो भी चारों तरफ से बंद है, तो उनका तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया है। और दूसरा, निम्न अक्षांशों से घिरे समुद्र में अधिक वाष्पीकरण होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, क्योंकि निम्न अक्षांश से घिरे समुद्र में अधिक वाष्पीकरण होगा ही, जाहिर है कि उनका तापमान ज़्यादा होता है, तो वाष्पीकरण जो है अधिक होगा। ठीक है, और जब वाष्पीकरण अधिक होगा तो वहाँ से जो बारिश वगैरह है उसकी संभावना भी ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन निम्न अक्षांश से घिरे समुद्र का तापमान अधिक क्यों होता है, ठीक है, ये नहीं बताया है, बल्कि ये बताया गया है परिणाम। जैसे कि मैंने बताया कि अगर तापमान जो समुद्र का तापमान है वो ज़्यादा होगा तो वह वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तो वो परिणाम बताया है, कारण नहीं बताया है। ठीक है, तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, और कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एंडेसिटिक लावा का रंग हल्का होता है जबकि बेसाल्टिक लावा का रंग गहरा होता है। ठीक है, लावा क्या होता है? पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें होती हैं वो मैग्मा के रूप में रहती हैं, तरल अवस्था में रहती है। जब भी ज्वालामुखी वगैरह फटता है तो वो पृथ्वी से बाहर आ जाती हैं और फैल जाती हैं, फैल के जम जाती हैं, उसको लावा बोलते हैं। बेसिकली लावा जो है वो 4 तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एंडेसिटिक, दूसरा होता है बेसाल्टिक, तीसरा होता है रायोलिटिक। ठीक है, 3 तरह के होते हैं, सॉरी 4 के नहीं, 3 तरह के होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है एंडेसिटिक जो लावा है उसका रंग हल्का होता है, और बेसाल्टिक जो लावा है उसका रंग गहरा होता है। और दूसरा, पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ऐसा होता है। और दूसरा, एंडेसिटिक लावा में बेल्टिक लावा की तुलना में अधिक सिलिका अवयव होते हैं। दूसरा भी सही है, सिलिका अवयव होते हैं, इस वजह से जो है एंडेसिटिक लावा का जो रंग है वो हल्का होता है बेसाल्टिक की तुलना में। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोनों कथन सही हैं, कथन 2 कथन 1 की व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय झुकाव। भूचुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के बीच का कोण है। ठीक है, चुंबकीय झुकाव क्या होता है? देखो, एक्चुअल में अगर आप पृथ्वी को देखोगे तो पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, लेकिन अगर आप कंपास पे देखोगे तो कंपास पे जो है ये जो ध्रुव होता है वो थोड़ा सा, जो एक्चुअल ध्रुव जो हम ऐसे पढ़े हुए हैं उससे थोड़ा सा हटके होता है, थोड़ा सा हटके, कि यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, लेकिन वो थोड़ा सा हटके होता है। ठीक है, दोनों। इसका रीज़न ये है कि एक्चुअल में जो हमारा बनाया गया है उत्तरी ध्रुव, हमने परिकल्पना की है उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की, जो पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति है उसके अनुसार नहीं की गई है, बल्कि उससे थोड़ी सी हटी हुई है। ठीक है, तो
चुंबकीय झुकाव भूचुंबकीय उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के बीच का कोण है। तो ऐसा इसने कहा है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। चुंबकीय झुकाव जो है वो चुंबकीय झुकाव नहीं होता, बल्कि वास्तविक चुंबकीय ध्रुव होता है, ठीक है। तो भूचुंबकीय उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के बीच का कोण जो होता है वो वास्तविक चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और वास्तविक उत्तरी ध्रुव, ठीक है। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव नहीं होता, बल्कि वास्तविक उत्तरी ध्रुव के बीच का कोण होता है, ठीक है। तो पहला जो है स्टेटमेंट वो गलत हो गया। दूसरा, नेविगेशन के लिए कंपास का उपयोग करने वाले जहाजों को चुंबकीय झुकाव का ध्यान में रखना होगा ताकि वो इच्छित गंतव्य पर पहुंच सके। जब भी कोई जहाज नाविक चलता है अपना जहाज लेके पानी में, तो उसको पता होता नहीं उत्तरी ध्रुव किधर है, दक्षिण ध्रुव किधर है, खास करके बड़े बड़े समुद्रों में। तो वो क्या करता है, कंपास का यूज करता है। और कंपास की सुई हमेशा जिस हिसाब से टिकती है तो वो चुंबकीय ध्रुव को दर्शाती है। और जब वो चुंबकीय ध्रुव को दर्शाती है तो जो नाविक होता है वो चुंबकीय ध्रुव को फॉलो करता है, ठीक है। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव को वो कभी फॉलो नहीं करता, क्योंकि उसको पता नहीं होगा, ऐसे वो खो जाएगा। तो चुंबकीय से क्या होता है कि एग्जैक्ट जो सिचुएशन होती है वो बताई जाती है, ओके। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो कौन सा से सही है, केवल 2 सही है, पहला इसमें गलत है। तीसरा, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। कूनो, चंबल, काली सिंध, सिंध और बेतवा कितनी यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी ऐसे बहती है और यहाँ प्रयागराज में जाके गंगा से मिल जाती है। गंगा उधर से बहती हुई आ रही है, तो यहाँ पे प्रयागराज या इसको इलाहाबाद बोलते हैं, ठीक है। तो कई सारी नदियाँ उसकी सहायक नदी हैं, और 2 सहायक नदी हैं, उनमें से एक सहायक नदी उसकी चंबल है, ठीक है। और दूसरी उसकी सहायक नदी जो है वो सिंध है। तीसरी उसकी सहायक नदी जो है वो बेतवा है। लेकिन कूनो जो है वो चंबल की सहायक नदी है। कूनो किसकी सहायक नदी है, चंबल की। और काली सिंध भी किसकी सहायक नदी है, चंबल की। तो कूनो नहीं है, कूनो चंबल की सहायक नदी है, और काली सिंध जो है वो भी चंबल की सहायक नदी, जबकि चंबल, सिंध और बेतवा वो यमुना की सहायक नदी है, ओके। तो आंसर आया हमारा बी, केवल 3 जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। चौथा, निम्नलिखित पर विचार करें। फिलीपींस द्वीप समूह, इंडोनेशिया द्वीप समूह, हवाई द्वीप समूह, कैरिबियन द्वीप समूह उपरोक्त में से कितने टेक्टिंग प्लेटों के अभिसरण के कारण बने हैं। होता क्या है कि जब पृथ्वी की टेक्टिक प्लेटें आपस में टकराती हैं, ठीक है, तो उससे जब वो टकराएंगी तो धरती का उभार होगा, ठीक है। और धरती का उभार होने से क्या होता है कि द्वीप समूह बन जाते हैं, ठीक है। तो इंडोनेशिया द्वीप समूह वैसे ही बना एक द्वीप समूह है, ठीक है। उसके अलावा इंडोनेशियाई द्वीप, फिलीपीन द्वीप समूह और इंडोनेशिया द्वीप समूह भी वैसे ही बना है, ठीक है। उसके अलावा कैरिबियन द्वीप समूह भी पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने के कारण बने हुए द्वीप समूह है। लेकिन हवाई द्वीप समूह उस तरह से नहीं बना है, बल्कि ये समुद्र के अंदर एक ज्वालामुखी था, तो ज्वालामुखी द्वीप समूह है। तो कितने बने हैं, 3 बने हैं, ओके। 3 बने हैं, फिलीपीन द्वीप समूह, इंडोनेशिया द्वीप समूह और कैरिबियन द्वीप समूह। हवाई द्वीप समूह जो है वो ज्वालामुखी द्वीप समूह है, ओके। अगला, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। भारत में क्रेटर झीलें और संबंधित राज्य। तो ढाला क्रेटर जो है वो राजस्थान में न होकर मध्य प्रदेश में है एक्चुअली में, ठीक है। मध्य प्रदेश का चारण जिला है, वहां पर है, ठीक है। रामगढ़ क्रेटर मध्य प्रदेश में न होकर राजस्थान में। भारत में 3 ही क्रेटर झीलें हैं, ये ध्यान रखना, ढाला, रामगढ़ और लोनार, ठीक है। तो उन तीनों को लेकर सवाल पूछा गया है। तो ढाला क्रेटर जो है वो मध्य प्रदेश में है, जबकि दिया गया राजस्थान है, तो पहला जो है वो गलत हो गया। दूसरा, रामगढ़ क्रेटर दिया गया मध्य प्रदेश है, जबकि वो राजस्थान में है, तो दूसरा गलत हो गया। देखा जाए तो एक दूसरे को बदल दिया गया है। तीसरा, लोनार क्रेटर
रामगढ़ शिवपुरी में है वो, एक्चुअली में जिला भी मैं बता देता हूँ, और ये है चारण में। ठीक है, लोनार क्रेटर वो महाराष्ट्र में है, ये सही दिया गया है। तो कितने युग्म सही सुमेलित है? केवल एक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी भूकंप पृथ्वी की भूप्रकृति में आते हैं। सभी आते हैं ऐसा नहीं है, पृथ्वी की भूप्रकृति में सभी नहीं आते हैं, कुछ उससे अलग हटकर कुछ गहराई में भी आते हैं, कुछ अलग तरह से आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। समुद्र तल पर आने वाले सभी भूकंप को परिणाम स्वरूप सुनामी आती है। सभी के परिणाम स्वरूप सुनामी नहीं आती है, ये बात भी आप जानते हैं। कुछ छोटे छोटे भूकंप हैं जिनसे सुनामी नहीं आती, बड़े बड़े भूकंप से सुनामी आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, सभी भू टेक्टोनिक प्लेटें सीमांतों पर आते हैं, ऐसा भी नहीं है, सीमांतों पर सभी नहीं आते हैं, कुछ बीच में भी आते हैं। ठीक है, तो तीसरा भी गलत हो गया। अब उपरोक्त में से कितने कथन गलत हैं, ये ध्यान रखना। कितने गलत हैं? तीनों के तीनों गलत हैं। ओके, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो नेक्स्ट है, इसको बताते हैं। लंबी सर्दी की रातें, बादल रहित एवं स्वच्छ आकाश, जमीन की सतह के पास नम हवा की उपस्थिति और हवा की धीमी गति और बर्फ से ढकी जमीन की सतह, तापमान व्युत्क्रमण के लिए उपरोक्त में से कितनी आदर्श स्थितियां हैं? देखो, होता क्या है कि जब हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ठीक है, तो यहाँ पे हमें गर्म हवा चलती है पृथ्वी के आसपास, यहाँ पे ठंडी हवा चलती है और यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चलती है। नॉर्मल जो चीज़ होती है वो ये होती है, नॉर्मल फिनोमिना जो है वो ये होता है। ठीक है, सामान्यतः ये वाली परिघटना होती है, लेकिन कई बार इसका उलट हो जाता है। और इसका उलट कैसे हो जाता है? यहाँ पे ठंडी हवा चल रही होती है, यहाँ पे गर्म हवा, यानी पृथ्वी पे हवा ठंडी होगी लेकिन पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो गर्म मिलेगी, और ऊपर जाएंगे तो बहुत ठंडी मिलेगी। ठीक है, ये सामान्यतः होता है, ये वाला काम। और ये वाला काम कई बार विशेष परिस्थितियों में होता है, तो इसको बोलते हैं तापमान व्युत्क्रमण। ओके, अब आते हैं, तो बोल रहा है कि तापमान व्युत्क्रमण किस वजह से होता है। लंबी सर्दी की रातों में ऐसा हो जाता है कि पृथ्वी पे जो है तापमान, ठंडी हवा चल रही होती है, लंबी सर्दी की रातें होती हैं और पृथ्वी के ऊपर नॉर्मली जो है टेम्परेचर उसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रहता है, गर्म हवा देखने को मिलती है। तो पहला सही है। दूसरा, बादल रहित और स्वच्छ आकाश में भी ऐसा हो जाता है। पृथ्वी की सतह के पास नम हवा की उपस्थिति से ऐसा नहीं होता है, हवा की धीमी गति से भी ऐसा हो जाता है, बर्फ से ढकी जमीन की सतह से भी ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे गर्मी होती है लेकिन बर्फ का जो इम्पैक्ट है थोड़ा ऊपर नजर आता है। ठीक है, तो कितनी निकल कर आई? 4 निकल के आई हैं। ओके, नेक्स्ट, हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण को लेकर भी एक सवाल पूछा गया है। जब भी हिंद महासागर में चक्रवात आते हैं तो आपने देखा होगा कि वो हर बार नए नाम से रखा जाता है, अलग अलग नाम होते हैं उनके। ठीक है, तो जब अलग अलग नाम होता है तो उसी को लेकर सवाल पूछा गया है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संघ उसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो विश्व मौसम संघ ने जो है 2000 में मस्कत में एक बैठक हुई थी उनकी, ओमान की राजधानी है मस्कट। मस्कट में ये बैठक हुई थी कि जो है जितने भी तापमान आएंगे उनका सब अलग अलग नाम रखे जाएंगे। उस बैठक में कुछ चीज़ें तय की गई थी। उसके बाद चक्रवातों के नाम दोहराए नहीं जाते, ये बात भी तय की गई थी कि चक्रवातों के नाम अलग अलग रहेंगे ताकि उनकी पहचान सही से रहे। नाम की अधिकतम लंबाई 8 अक्षरों की होगी, ये बात भी तय हुई थी कि नाम को ज़्यादा बड़ा रखना है ताकि आसानी से लोग उसको प्रोनाउंस कर सके। उसके अलावा दक्षिण चीन सागर से एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात थाईलैंड को पार करता है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में बंगाल की खाड़ी में आविर्भाव होता है, उसको नया नाम दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। ये बात उन्होंने मना कर दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई दक्षिण चीन सागर से चक्रवात चलता है और थाईलैंड की खाड़ी से होता हुआ बंगाल की खाड़ी में जाता है, नॉर्मली इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है, तो टाइफून के नाम से ही जाना जाएगा। ठीक है, ओके, तो तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। तो कितने सही निकले हैं? 2।
मैपिंग को लेकर एक और सवाल है, मैपिंग को लेकर एक और सवाल है। ब्रह्मपुत्र नदी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में बहती है, ये सही है। काजीरंगा असम में है, और अगर ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है तो ब्रह्मपुत्र नदी यहां से बहती है। ठीक है, उत्तर में। दूसरा है काबिना नदी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में बहती है, तो पहला सही हो गया। दूसरा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक और केरल के बॉर्डर पर है। ठीक है, और जो काबिनी नदी है वो इसके उत्तर में बह रही है। ये बांदीपुर हो गया, काबिनी नदी इसके उत्तर में बह रही है, जबकि स्टेटमेंट में दिया हुआ है दक्षिण में बहती है, तो दूसरा वाला जो है वो गलत हो गया। तीसरा, बनास नदी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में बहती है, तीसरा सही है। भाई रणथंभौर तो आपको पता होगा राजस्थान में है। ठीक है, और बनास नदी जो है उसके उत्तर में ही बहती है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने सही निकले? 2 सही निकले हैं, 1 गलत है। टाइटेनोमैग्नेटाइट अयस्क निम्नलिखित में से किस तत्व का प्राथमिक स्रोत है? अभी हाल ही में क्या हुआ है कि क्रिटिकल मिनरल्स आप जानते होंगे। ठीक है, एक क्रिटिकल मिनरल्स खोजा गया है जिसका नाम है वेनेडियम। ठीक है, और वेनेडियम कहाँ से निकला है? टाइटेनोमाइट से निकला है। कहाँ से निकला है? टाइटेनोमाइट से निकला है। तो एक नया जो है क्रिटिकल मिनरल खोजा गया है। ठीक है, हाल ही में वेनेडियम की खोज की गई है और उसका जो अयस्क है वो टाइटेनोमैग्नेटाइट है। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आपको पहचानना है कि किसके बारे में बात की जा रही है। इस प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्रों में शुष्क और आर्द्र मौसम अलग अलग होते हैं। भूदृश्य लंबी घास और छोटे पेड़ों से युक्त है। पेड़ों में जल भंडारण युक्तियों के साथ चौड़े तने रहते हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश समुदाय पशुचारण क्या होता है कि जो पशु होते हैं उनका दूध नहीं पीते बल्कि उनको मार के उनका खून पीते रहते हैं, जैसी गतिविधियों में संलग्न है। हालांकि मवेशी अक्सर स्लीपिंग सिकनेस जैसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं। उपरोक्त परिच्छेद में से किस जलवायु का वर्णन किया जा रहा है? भूमध्य सागरीय जलवायु, स्टेपी जलवायु, सूडान। मैं बता दूं कि इसका जो आंसर है वो सूडान की जलवायु है। ठीक है, ये अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, तथ्य बेस्ड सवाल है, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो फिर आप इसको रिकॉल कर पाए वहाँ जाके कि हाँ किस तरह किसकी बात हो रही है तो ठीक है, नहीं तो इस तरह के सवाल थोड़े से मुश्किल पड़ते हैं, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड सवाल है। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ठीक है, कुछ झीलें दी गई हैं और उनको लेके बात की गई है। निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। झीलें हैं और किस प्रकार से दिखती हैं वो। ठीक है, इसको लेके बात की गई है। तो सबसे पहले रिबन झील, हिमानी भू आकृति, पहला जो है वो सही है। रिबन झील क्या होती है? हिमानी भू यानी कि बर्फ से बनी भू आकृति। रिबन झील क्या होती है कि वो लंबी बहुत होती है, चौड़ी थोड़ी कम होती है, इस तरह से वो नज़र आती है। अक्सर ऐसी झीलें आपने पहाड़ी वगैरह में देखी होंगी, ग्लेशियर वगैरह के से जो बनती हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, तो इसलिए हिम का मतलब यहाँ पे पहाड़ से, सॉरी, बर्फ़ से है, और बर्फीली क्षेत्रों में, ग्लेशियर क्षेत्रों में जो है इस तरह की भू आकृति भी आपको मिल जाएगी। लैगून झीलें क्या होती हैं? समुद्र के किनारे पे बनती हैं। जैसे मान लो ये तट हो गई तो यहाँ पे लैगून झील बन गई। ठीक है, भारत में चिल्का झील इसका एक बड़ा उदाहरण है। तो तटीय भू आकृति होती है, समुद्र तटों के किनारे बनती हैं अक्सर। तीसरा है कैटल झील नदीय भू आकृति, यानी कह रहा है कि नदी के अंदर बनती है, जबकि ऐसा नहीं है। जमीन के अंदर एक बड़ा सा गड्ढा होता है, बारिश वगैरह से इन सब चीज़ों से जो बन जाता है,
तो उसको कैटल झील बोलते हैं। तो तीसरा जो है वो गलत है। तो कितने युग्म सही सुमेलित आए? केवल 2। अगला फिर से एक डिस्क्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन। यह मुख्यतः वर्षा आधारित खरीफ फसल है, खरीफ की फसल है, ध्यान रखना। और हालांकि कुछ दक्षिण राज्यों में इसे रबी फसल के रूप में भी उगाया जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ नॉर्मली क्या है, खरीफ की फसल है। अब खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है वो आपको अगर पता है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर। अब खरीफ की फसल क्या होती है? धान होती है, मक्का होती है, ठीक है, ये सब खरीफ की फसलें हैं। लेकिन 50 से 100 सेंटीमीटर में धान तो होगा नहीं। क्या नहीं होगा? धान नहीं होगा। तो धान जो है वो कट गया, धान के लिए ज़्यादा चाहिए। वर्षा के बाद धूप इस फसल के लिए बहुत उपयोगी है। भारत में कर्नाटक इस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर आपको ये पता है कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा फसलें कौन सी उगाई जाती हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस फसल का वर्णन किया गया है? मक्का का वर्णन किया गया है कि मक्का एक खरीफ की फसल भी है। कर्नाटक मक्का का जो है उत्पादन में अग्रणी राज्य भी है, ठीक है। थोड़ा सा फिर से फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आप कर देंगे, नहीं आता है तो दिमाग लगाइए, अगर कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो फिर ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैग्नेटाइट के बाद हेमेटाइट सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। पहला ये दिया गया है। अधिकांश हेमेटाइट अयस्क दक्षिणी राज्यों में पाया जाता है, जबकि मैग्नेटाइट अयस्क पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। और भारत दुनिया भर में लौह अयस्क का चौथा बड़ा उत्पादक राज्य है। उड़ीसा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत सबसे बड़ा जो है, चौथा सबसे बड़ा देश है लौह अयस्क का उत्पादन के मामले में, और उड़ीसा जो है भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है, ठीक है। तो लौह अयस्क की भारत में 4 प्रकार के लौह अयस्क मिलते हैं। सबसे पहले 2-3 तो नाम इसने दे रखे होंगे। मैग्नेटाइट, दूसरा हो गया हेमेटाइट, तीसरा हो गया लिमोनाइट, चौथा हो गया सिडेराइट। ये 4 तरह के अयस्क भारत में मिलते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटाइट के बाद हेमेटाइट सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, अधिकांश हेमेटाइट अयस्क दक्षिणी राज्यों में पाया जाता है। अधिकांश हेमेटाइट दक्षिणी राज्यों में नहीं मिलता, बल्कि पूर्वी राज्यों में मिलता है, उड़ीसा वगैरह में, ठीक है। जबकि मैग्नेटाइट अयस्क ये दक्षिणी राज्यों में मिलता है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय राज्यों में। तो दूसरा जो है वो गलत है। तीसरा, भारत दुनिया भर में लौह अयस्क का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बात सही है। सबसे ऊपर जो है ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पे ब्राज़ील है, तीसरे नंबर पे चीन है, और चौथे नंबर पे भारत है। तो तीसरा सही है। उड़ीसा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ये भी सही है। भारत में 50% से अधिक लौह अयस्क अकेले उड़ीसा से आता है, ठीक है। तो कितने कथन सही निकले हैं? पहला, तीसरा और चौथा, केवल 3 सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्कटिक क्षेत्र दुनिया के किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक तेजी से गर्म हो रहा है। ये बात तो सही है। जहाँ पे बाकी पृथ्वी पे 1990 से 1% ही तापमान बढ़ा है, आर्कटिक क्षेत्र में ये 2% बढ़ गया है पिछले 30 सालों में, ठीक है। अगर आप पृथ्वी का नक्शा भी देखेंगे तो आर्कटिक क्षेत्र को सबसे ज़्यादा गर्म होता हुआ क्षेत्र बताया जाएगा। तो पहला सही है। दूसरा, आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ के आवरण से पिघलने से पानी की सतह जो उच्च एल्बिडो है, ये वाला गलत है, उच्च एल्बिडो वाली नहीं है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 गलत है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर इस तरह के सवाल में आपने एक स्टेटमेंट भी गलत ढूंढ लिया, ठीक है, तो आराम से आप जो है क्वेश्चन कर देंगे, फिर सीधा आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू होल पद की व्याख्या। हाल ही में ब्लू होल को लेकर खबर आई है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ब्लू होल पद की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो यह
पक्षाभ मेघों के अपवर्तन और विक्षेपण के सूर्य के चारों ओर बनने वाला प्रभामंडल है। यह न्यूट्रॉन तारों के पतन के कारण आकाशगंगा में बना एक बड़ा क्षेत्र है। यह एक प्रकार का साइबर हमला है जहां ब्लूटूथ का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और स्पाईवेयर फैलाने के साधन के रूप में किया जाता है। यह एक समुद्री सिंकहोल है जो हिमयुग के दौरान बना था जब समुद्र का स्तर वर्तमान से बहुत कम था। क्या होता है कि जब समुद्र का स्तर आज के दौर से बहुत ज़्यादा कम था तो समुद्र के अंदर बड़े बड़े होल बन गए थे और उन होलों में पानी भरा हुआ है। और कमाल की बात यह है कि उन होलों में जो पानी भरा हुआ है वो समुद्र के पानी की तरह खारा पानी नहीं है बल्कि मीठा पानी है। ठीक है, तो इस ऐसे ब्लू होल जो है दुनिया में कई जगह पे मौजूद है। मैक्सिको वगैरह को लेकर भी अभी एक खबर आई थी कि वहाँ सबसे गहरा जो है ब्लू होल खोजा गया। हाल फिलहाल में जो न्यूज़ आई थी वहाँ से लेके इस सवाल को बनाया गया है। आंसर है इसका डी। अच्छा, यहाँ पे हमारे इतिहास भूगोल से संबंधित सवाल खत्म हो जाते हैं। अब हम अगला सेक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है पर्यावरण। तो पर्यावरण का सबसे पहला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इकोसाइड को एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देता है। तो पहला जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इकोसाइड को इसने एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना है। दूसरा है, रोम संविधि में युद्ध अपराधों के प्रावधान से युद्ध के दौरान होने वाले पर्यावरण क्षति भी शामिल है। जब रोम संविधि बनाई गई थी तो ये कहा गया था कि जब युद्ध होता है तो उसमें जो पर्यावरण को नुकसान होता है वो उसको भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि उसकी भी भरपाई की जा सके। ठीक है, तो ये भी सही है। और इकोसाइड मतलब जो पर्यावरणीय जो साइट होती हैं उनको जो नुकसान होता है युद्ध के दौरान उसको माना गया है। ठीक है, उसको इकोसाइड बोलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने ये माना है, ठीक है, कि इकोसाइड जो है वो एक अपराध है। युद्ध के दौरान जो आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं वो एक अपराध है। आजकल कई जगह दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर या फिलिस्तीन इजराइल वॉर। ठीक है, तो उनको लेकर इकोसाइड इसलिए चर्चा में आया था। और अभी जो रशिया ने अटैक किया उसको लेकर भी ये चर्चा में रहा कि रशिया ने जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है वहाँ पर, तो इकोसाइड की घटना हुई है। इकोसाइड मतलब युद्ध के दौरान पर्यावरण को होने वाला नुकसान। ठीक है, और रोम संधि ने इस बात को माना था कि पर्यावरण क्षति जो है वो उसको युद्ध क्षति में भी शामिल किया जाए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है। और दूसरा स्टेटमेंट ये बताता है कि पहला स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है वो उसका कारण क्या है। तो कथन एक और तो दोनों सही हैं, और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रजाति पर विचार करें। कियांग, सफ़ेद मगरमच्छ, मॉनिटर लिजर्ड भारत में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। तो कियांग जो है वो लद्दाख एवं सिक्किम में पाया जाता है। ठीक है, सफ़ेद मगरमच्छ जो है वो भीतरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है, उड़ीसा में पाया जाता है। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में, वहाँ पाया जाता है। और मॉनिटर लिजार्ड जो है अंडमान द्वीप समूह पर पाई जाती है। और ये तीनों ही प्रजातियां भारतीय हैं, मूल रूप से भारत में प्राकृतिक रूप से मिलती हैं, भारत के लिए स्थानिक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। ठीक है, अगला सवाल, मैड्रिड प्रोटोकॉल। मैड्रिड, आपने नाम सुना होगा कि मैड्रिड प्रोटोकॉल के बारे में पहले भी। मैड्रिड स्पेन का एक शहर है, वहाँ की राजधानी है। ठीक है, मैड्रिड प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें अनिश्चित काल पर खनन की रोक लगाकर आर्कटिक महासागर की सुरक्षा की परिकल्पना की गई थी। देखो, ये प्रोटोकॉल जो हुआ था, मैड्रिड प्रोटोकॉल, ये हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। ठीक है, और जिसकी बात की गई है वो आर्कटिक महासागर नहीं बल्कि अटलांटिक महाद्वीप है, उसकी बात की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, यह वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम और पर्यटन में उत्पन्न होने पर्यावरणीय क्षति आपात स्थिति को रोकने और प्रतिक्रिया देने की व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करता है। तो दूसरा जो है वो सही है। बस ट्रिक यही थी कि आप जल्दी में आर्कटिक को अटलांटिक ना पढ़ लें। ओके, तो कौन सा से सही है? केवल दो सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सभी बाघ रेंज वाले देशों में भारत में बाघों की आबादी सबसे अधिक है। पूरी दुनिया में जितने बाघ हैं उसमें से 70% से ज़्यादा
अकेले भारत में है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा, महाराष्ट्र में देश में सबसे अधिक बाघ अभयारण्य है। सही बात है, महाराष्ट्र में 7 है। महाराष्ट्र में 7 बाघ अभयारण्य है। बिहार राज्य में अब तक केवल 1 अभयारण्य है। ठीक है, ये भी सही है, बिहार में केवल 1 ही अभयारण्य है बाघ का। ठीक है, जिसका नाम है वाल्मीकि बाघ अभयारण्य। ठीक है, भारत में केवल 6 बाघ अभयारण्य को, 6 नहीं, यहाँ पे ये गलत है, 23 बाघ अभयारण्य को अब तक CATS मान्यता, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। तो आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसोटाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एस्बेस्टस का एक रूप है जो आमतौर पर कपड़ा उद्योग में उपयोग किया जाता है। ये बात सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, इससे कैंसरकारी प्रभाव के कारण इसे भारत सरकार द्वारा अभी प्रतिबंध नहीं किया गया है, इसकी बातचीत चल रही है। ठीक है, कि इसको लेके करना क्या है। दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। तीसरा, विश्व संगठन द्वारा क्रिसोटाइल एक्सपोजर की कोई सुरक्षित सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तीसरा भी सही है, WHO ने भी इसको लेके अभी कोई एक्शन नहीं लिया है। ठीक है, तो केवल 2 सही निकले हैं। नेक्स्ट, मवेशी, बगुले और गैंडे के बीच अंत्यक्रिया का एक उदाहरण के रूप में सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। ठीक है, सहभोजिता क्या होता है कि जहां 2 पक्षी एक साथ रहते हैं जिनमें एक को फायदा होता है, दूसरे को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। ठीक है, तो मवेशी, बगुले और गैंडे के बीच में जो अंत्यक्रिया है वो सहभोजिता का एक उदाहरण है। ओके, निम्नलिखित विधियों पर विचार करें। ओलिवाइन चट्टानों को रेत के साथ मिलाकर समुद्र तलों पर फैलाना, और समुद्री शैवाल की खेती, मिट्टी पर पिसा हुआ बेसाल्ट छिड़कना, वायुमंडल से कार्बन हटाने और औसत वैश्विक तापमान को कम करने के लिए उपरोक्त में से कितनी विधियों को नियोजित किया जा सकता है। 3 विधियों को नियोजित किया जाता है। ओलिवाइन चट्टानों को रेत के साथ मिलाकर समुद्र तट पर फैला दिया जाता है। समुद्री शैवालों की खेती की जाती है। तो इनसे क्या होता है, जो वैश्विक तापमान है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उस पर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है और वो कम होती है। ठीक है, तो सभी 3 जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट, जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, इसकी स्थापना रियो शिखर सम्मेलन, ठीक है, के प्रत्युत्तर में की गई थी। रियो नहीं बल्कि बुसान 2010 के तहत इसकी स्थापना की गई है। दूसरा, इसका मिशन सरकारों द्वारा पर्यावरण नीति निर्माण के लिए विज्ञान समर्थित इनपुट प्रदान करना है। ये सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। इसका मिशन यही है कि सरकारों द्वारा पर्यावरण नीति निर्माण के लिए विज्ञान समर्थित इनपुट दिए जाए। तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र के सभी देश इसमें शामिल होने के लिए पात्र है। ये भी सही है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी कोई भी देश चाहे तो इसका सदस्य बन सकता है। ठीक है, उपरोक्त में से कितने गलत हैं? गलत कितने हैं? 1 है, केवल 1 गलत है, 2 और 3 सही है। तो आंसर हो गया इसका ए। नेक्स्ट, भारत में जैव विविधता के संदर्भ में अंडमान क्रैक और असंबू लाफिंग थ्रस हैं। भारत में हाल ही में क्या हुआ है कि जो भारत के लिए स्थानिक 75 पक्षी हैं, 75, उनकी एक लिस्ट तय की गई है कि ये जो है पक्षी भारत के लिए स्थानिक हैं। ठीक है, हाल ही में एक लिस्ट प्रकाशित की गई है 75 पक्षियों की, और उसमें ये बताया गया है कि भारत के लिए स्थानिक पक्षी कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उसी में अंडमान क्रैक, असंबू लाफिंग थ्रस, ये दो पक्षी शामिल किए गए हैं। ठीक है, वहाँ से ये जो है नाम निकलकर सामने आते हैं, इसीलिए ये सवाल बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी झील मानव जनित मरुस्थलीकरण के कारण रेत और धूल भरी आंधियों के एक नए स्रोत के रूप में उभरी है? देखो मैं बता दूं, आंसर है इसका अरल सागर। ठीक है, मध्य एशिया,
अफगानिस्तान से ऊपर की ओर जब हम चलते हैं तो वहाँ पे स्थान वाले 5 देश पड़ते हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो बाद में स्थान आ रहा है, ऐसे 5 देश पड़ते हैं। ठीक है, मध्य एशिया के देश उनको कहा जाता है, उससे पहले वो सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये 5 देश पड़ते हैं। उन्हीं 5 देशों में उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में यहाँ पे एक समुद्र था जिसका नाम था अरल सागर। छोटा सा ही समुद्र था, लेकिन आजकल क्या हुआ है कि वो समुद्र लगभग विलुप्त हो गया है और उसकी जगह आ गया है एक रेगिस्तान। रीज़न ये है कि एक तो अरल सागर में जाने वाली जो नदियाँ हैं वो पानी नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि बीच में ही पानी की ज़रूरत नहीं है कि नदियों से चार। ठीक है, दूसरा अलग अलग गतिविधियाँ हैं, इंसान ने वहाँ खनन वगैरह किया है और जो आबादी बढ़ी है तो अतिक्रमण वगैरह, ठीक है, ये सब हुआ है। तो ये जो अरल सागर है ये एक समुद्र से मरुस्थल में बदल गया है, उसको लेके सवाल था, अभी पीछे न्यूज़ में भी था ये। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी झील लिखा हुआ है, ठीक है, अरल सागर को आप झील भी कह सकते, झील है ही वो, ठीक है, कौन सी झील मानव जनित मरुस्थलीकरण के कारण रेत और धूल भरी आंधियों के एक नए स्रोत के रूप में उभरी है। तो अरल सागर की बात हो रही है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये तो इकोनॉमिक क्वेश्चन आ गए। अच्छा हाँ, यहाँ गलती से कुछ क्वेश्चन इकोनॉमी के लग गए हैं, आप जो है इनको इग्नोर कर देना। छियानवे, बैटरी अपशिष्ट प्रबंध अधिनियम 2022 के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, नियम इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी, औद्योगिक बैटरी को कवर करता है। बैटरी अपशिष्ट, जो बैटरी जो आप कचरा निकालते हैं बैटरी का, ठीक है, उसको लेकर है, उसको लेकर कुछ नियमावली बनाई गई है कि किस तरह से आप उनको उपयोग करेंगे, कहाँ उपयोग किया जा सकता है, कैसे उसके जो है पर्यावरण नुकसान होने से बचाया जा सके। तो उसमें हर तरह की बैटरी है, वाहन बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी, औद्योगिक बैटरी, हर तरह की बैटरी को उसमें शामिल किया गया है, कोई भी बैटरी छोड़ी नहीं गई है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। दूसरा, यद्यपि अपशिष्ट बैटरियों के निपटान के लिए भस्मीकरण का उपयोग किया जाता है, लेकिन लैंडफिल में उनके निपटान पर प्रतिबंध, ऐसा नहीं है कि प्रतिबंध है, प्रतिबंध नहीं है, लैंडफिल में उनका निपटान किया जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा जो है वो गलत हो गया। नियमों के तहत निर्धारित विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में सीपीसीबी यही है, ठीक है, पंजीकरण रद्द कर सकता है या परिणाम में मुआवजा लगा सकता है। तो तीसरा जो है वो सही है। ठीक है, सीबी का जो मतलब है यहाँ पे मैं बता दूं, केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल और बोर्ड से बोर्ड। ठीक है, तो अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड जो है उस पर जुर्माना लगा सकता है। तो तीसरा सही है। उपरोक्त में से कितने कथन सही निकले? केवल 2 कथन सही निकले हैं। ग्लोबल फ्लेयरिंग एंड मीथेन रिडक्शन साझेदारी विकासशील देशों को तेल और गैस उद्योग द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उत्सर्जन में कटौती करने में मदद करती है। यह एक पहल है भाई, ये तो सिंपल बात है, विश्व बैंक की एक पहल है। ग्लोबल फ्लेयरिंग एंड मीथेन रिडक्शन साझेदारी विकासशील देशों को इस चीज़ में मदद कर रही है कि वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उत्सर्जन में कटौती करें, और विश्व बैंक की ये एक पहल है। ओके, तो ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इस तरह के सवाल। हाल ही में देशों में क्रिप्टोप्रोफेन के उत्पादन उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। देखो थोड़ा सा समझो, बहुत दिनों पहले जो गिद्ध है, वल्चर, वो काफ़ी दिखाई देते थे। ठीक है, अब से अगर 10-20 साल पहले जाए, लेकिन जो फिर बाद में उनका दिखाई देना बंद हो गया, बहुत कम हो गए। कारण ये था कि गिद्धों का जो मुख्यतः निर्भरता थी
वो मरे हुए जो पशु थे उनका मांस वगैरह वो खाया करते थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जब पशुओं को जो हम औषधि देते हैं उनकी बीमारी वगैरह में, तो उसमें हम उस तरह की औषधि इस्तेमाल करते हैं कि जब उनका इम्पैक्ट गिद्धों पर भी जाता है। अगर मान लो पशु मर गया और हमने पशु को औषधि दी थी, तो जब वो उसका मांस खाता है गिद्ध, तो उसको भी उसका जो है बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा और वो भी खत्म होने शुरू हो गए, मरने शुरू हो गए, मतलब उनकी विलुप्ति शुरू हो गई, ठीक है। इसी संदर्भ में कई साल पहले सरकार ने डिक्लोफिनेक, बड़ी फेमस सी है, आपने सुनी होगा, डिक्लोफिनेक पर प्रतिबंध कर दिया था कि डिक्लोफिनेक को पशुओं को नहीं दी जाएगी। सरकार ने ये प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि सरकार ने पाया था कि डिक्लोफिनेक जब पशु को हम देते हैं औषधि के रूप में और अगर वो मर जाता है तो गिद्ध अगर उसके मांस को खाते हैं तो नकारात्मक प्रभाव आता है, ठीक है। हाल ही में केटोप्रोफेन, इस दवाई पर भी सरकार ने इसी कारण से प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। समझ में आया? तो ये केटोप्रोफेन क्या है? पशु चिकित्सा औषधियां हैं जिस पे सरकार ने हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है। जैविक विविधता अधिनियम 2002 के संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। राज्य जैविक विविधता बोर्ड विरासती क्षेत्रों के चयन और प्रबंध के साथ साथ राज्य सरकारों को सलाह देता है। देखो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, राज्य सरकार नहीं बल्कि वो ऐसा केंद्र सरकारों को करता है, ठीक है। आयुष चिकित्सा के लिए अधिनियम की पहुंच और लाभ साझाकरण क्लोज के तहत मौजूदा राशि में भुगतान करना अनिवार्य है, ठीक है। तो इसमें भी अनिवार्यता नहीं है, अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो पहला गलत है और दूसरा भी गलत है, तो उपरोक्त में से कौन सा से सही? ना तो एक, नहीं दो। अगला, कभी कभी समाचारों में शब्द कार्बन इनसेटिंग को निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में देखा जाता है? कार्बन इनसेटिंग की बात चल रही है, तो मैं बता दूं कि इसका आंसर जो है वो ए है। अगर आप इसके बारे में जानते हैं, कार्बन इनसेटिंग टर्मिनोलॉजी को लेकर सवाल है, यूपीएससी भी चूंकि लगातार पूछ रहा है टर्मिनोलॉजी को लेकर सवाल, तो जाहिर है कि उस तरह के सवाल हमने भी फ्रेम किए हैं कुछ ऐसे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात और बता दूं कि इस पूरे प्रश्न पत्र का डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है हमने हिंदी में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी बात है जो आपको समझ नहीं आ रही है तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जो है उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से मदद ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आते हैं और पहले सवाल की तरफ चलते हैं। क्रायोजेनिक इंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रतिक्रिया आधारित मशीनें हैं। क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है, प्रतिक्रिया आधारित मशीनें हैं। देखो कॉन्सेप्ट को समझो। मोटर को क्या होता है कि हमें उसको घुमाना पड़ता है, तो वो क्या है, उसको शक्ति कहाँ से मिलती है? जब वो घूम रहा होता है, तो वो रोटेशन आधारित हो गया, चक्रण आधारित कह सकते हैं उसको रोटेशन आधारित मशीन हो गया। क्रायोजेनिक इंजन में क्या होता है कि हम उसका जो द्रव्यमान है सारा वो एक तरफ कर देते हैं। मान लो कि यहाँ है, ठीक है, द्रव्यमान को घुमा के यहाँ कर दिया, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप वो घूमता है, ठीक है। हवाई जहाज वगैरह में इस तरह के इंजन उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो प्रतिक्रिया आधारित मशीन है, ये पहली बात सही है। दूसरा, वे तरल अवस्था में विमान टरबाइन ईंधन का उपयोग करते हैं। दूसरा जो है वो गलत है, ठीक है। विमान टरबाइन ईंधन नहीं बल्कि तरल हाइड्रोजन एवं तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। तीसरा, क्रायोजेनिक इंजन की अति निम्न ताप रॉकेट इंजन वहन क्षमता को बढ़ा देता है। तीसरा सही है, ठीक है। रॉकेट की ईंधन क्षमता वगैरह में जो क्रायोजेनिक इंजन है तो उसके अगर अति निम्न तापमान रहता है तो उससे क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। तो उपरोक्त में से कितने सही हैं? 2 सही निकले हैं। ओके,
H5N1 वायरस हाल ही में चर्चा में रहा था कि बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक प्रकार का वायरस है जो एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण बनता है। तो पहला सही है, ठीक है, वायरस तो है ही, एवियन इन्फ्लुएंजा भी होता है इससे, ठीक है। H1 से वायरस से होने वाली बीमारी से मनुष्य की मृत्यु तो कोरोना की तुलना में कम है, नहीं, कोरोना की तुलना में अधिक है। मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा है, अगर 100 लोगों को H5N1 वायरस होता है तो 52 लोगों की मृत्यु हो जाती है प्रति 100 में से, प्रति 100 में 52 मृत्यु, ठीक है। जबकि SARS-CoV-2 में क्या है, शुरुआत में 20% थी और हाल फिलहाल वर्तमान में जो है वो 0.1% है, यानी 1000 में से एक आदमी की मृत्यु होती है SARS-CoV-2 में, ठीक है। जबकि H5N1 में क्या है कि हर 100 में से 52 लोगों की मृत्यु होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही था। तीसरा, H5N1 वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कई टीके उपलब्ध है। ये सही है कि इसके लिए टीके उपलब्ध है ताकि वो फैले ना। तो कितने कथन सही निकले, 2 सही निकले हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा किरणों को लेकर सवाल है। गामा किरण विस्फोट ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान विस्फोट है जो भारी मात्रा में गामा किरण विकिरण उत्सर्जन करते हैं। तो पहला सही है। दूसरा, गामा विकिरण विस्फोट मुख्य रूप से विशाल तारों के विध्वंस और न्यूट्रॉन तारों के विलय के दौरान होता है। तो ब्रह्मांड का सबसे ऊर्जावान विस्फोट है, और वो क्यों है, क्योंकि इस यहाँ हो रहा है ये, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्यों जो है उसका कारण दूसरे स्टेटमेंट में दिया गया, हम रिलेट कर सकते हैं। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या भी है। अगला, निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें। विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय निष्कर्षण, तापमान माप में प्रयुक्त थर्मोकपल, माइक्रोवेव ओवन का उपयोग करके खाना पकाना, ठीक है। उष्मा स्थानांतरण शामिल है। तो देखो पहले में उष्मा स्थानांतरण शामिल है, तापमान माप में प्रयुक्त थर्मोकपल, इसमें उष्मा स्थानांतरण शामिल नहीं है। और तीसरा, माइक्रोवेव ओवन का उपयोग करके खाना पकाना, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से होता है, उष्मा की वजह से नहीं होता है। रेडिएशन की वजह से होता है, ठीक है। तो उष्मा स्थानांतरण की वजह से नहीं होता है। उपरोक्त में से कितनों में होता है, केवल एक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलवेयर, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ट्रोजन नाम का मेलवेयर दिया गया है, एक स्टैंड अलोन प्रोग्राम जो प्रकृति और स्वतंत्र रूप से फैल सकता है, गलत है, ठीक है। मैं बता दूं कि ऐसे जुड़ा हुआ है, उपयोगकर्ता को इसे डाउनलोड करने के लिए धोखा देते को वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रचलित किया है। जब आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो ट्रोजन नाम का जो मेलवेयर है वो खुद ब खुद डाउनलोड हो जाता है। दूसरा, वर्म नाम का मेलवेयर एक स्टैंड अलोन प्रोग्राम है जो स्वतंत्र रूप से खुद ही फैलता रहता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, एक्चुअली में ये इस तरह से मिलाप है। तीसरा, वायरस खुद को दूसरे सॉफ्टवेयर से जोड़ देता है, सॉफ्टवेयर चलने पर उसे पुनः उत्पन्न करता है। तो तीसरा जो है वो सही है। उपरोक्त में से कितने युग्म सही से मिलित हैं, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरपट प्लस एम्प्लीफिकेशन तकनीक आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो मैं बता दूं, चिरपट प्लस एम्प्लीफिकेशन टेक्निक आमतौर पर किसके संदर्भ में मिलती है, अल्ट्रासॉनिक लेजर की ताकत को बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायु गुणसूत्र को आमतौर पर जीनोम का डार्क मैटर के रूप में जाना जाता है, सही बात है, ठीक है। अनुक्रम के इसके अद्वितीय पैटर्न के कारण वायु गुणसूत्रों को अनुक्रमित करना कठिन नहीं है, बल्कि आसान हो जाता है। अनुक्रम के इसके अद्वितीय पैटर्न के कारण वायु गुणसूत्रों को अनुक्रमित करना आसान हो जाता है, दूसरा गलत है। और इस तरह के क्वेश्चन में हम सीधा आंसर आ जाते हैं, सी आएगा। नेक्स्ट, वायु रक्षा प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाह्य वायुमंडलीय वायु रक्षा अंतर वायुमंडलीय वायु रक्षा की तुलना में अधिक परिष्कृत होती है।
तो पहला जो है वो गलत है, अधिक वही है। तो अब ज्योग्राफी से भी आप समझ सकते हैं, बाह्य वायुमंडलीय वायु रक्षा बाहर वाली जो है अंतर्मंडलीय वायु रक्षा की तुलना में अधिक परिष्कृत ज़्यादा बेहतर कैसे हो सकती है, अंदर वाली ज़्यादा होती है क्योंकि तब हम पर्यावरण के अंदर रहते हैं। ठीक है। दूसरा, क्रूज मिसाइलों की तुलना में वायु रक्षा प्रणालियाँ बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में अधिक प्रभावी है, तो ये सही है। ठीक है। तो वायु रक्षा प्रणालियाँ एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं इसको वैसे। ठीक है। एयर डिफेंस सिस्टम आपने देखा होगा। तो जो बाहर एयर डिफेंस सिस्टम लगा होता है और जो अंदर इस एयर डिफेंस सिस्टम लगा होता है, कि बाहर वाला जो ये कह रहा है कि बाहर वाला ज़्यादा बेहतर होता है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है, ऐसा नहीं है, अंदर वाले को ज़्यादा बेहतर बनाया जाता है। अभी जो है ईरान और इजराइल के वॉर को लेके ये चर्चा में रहा था। क्रूज मिसाइलों की तुलना में वायु रक्षा प्रणाली बैलिस्टिक मिसाइलों को आराम से रोक देती हैं। क्रूज मिसाइलों क्या होती है, गाइडेड मिसाइलें होती हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें क्या होती हैं, ठीक है, जो पृथ्वी की सतह से छोड़ी जाती है, तो उनको आराम से रोका जाता है। तो कौन सा सी सही है, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV को लेकर सवाल है कि संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो यह संभवतः दुनिया की मिसाइल रक्षा प्रणाली को बचने के लिए कई हथियार लॉन्च करने की अनुमति देता है। इससे एक साथ कई हथियार मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल है। भाई देखो, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल, मल्टीपल मतलब बहुत सारे, इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से टारगेटेबल लक्ष्य बनाए जा सकते हैं। अब बहुत सारे लक्ष्य कैसे बनाए जा सकते हैं, जब कई हथियार एक साथ लॉन्च किए जाएंगे, तभी तो किए जाएंगे ना। ठीक है। पूरी तरह से कार्यात्मक, ये जो भी वर्ड है, डक्टम सक्षम प्रणालियों का उपयोग करने के लिए ये MIRV है। यहाँ पे पूरी तरह कार्यात्मक MIRV सक्षम मिसाइलों का उपयोग करने के लिए हथियार आमतौर पर परमाणु की तुलना में छोटे होते हैं। ये भी सही है, छोटे छोटे हथियार बनाए जाते हैं। भाई जब मल्टीपल छोड़ेंगे तो छोटे ही छोड़ने पड़ेंगे आमतौर पे। ठीक है। तीसरा, भारत तकनीक का प्रदर्शन करने वाले एशिया का पहला देश बन गया है, तो ये गलत है। भारत से पहले चीन और रूस एशिया में इस तकनीक के अपने पास रखते हैं, उनके पास पहले से मौजूद है। तो कितने सही निकल के आए, केवल 2। वाहनों की टक्कर की स्थिति में एयरबैग, आपने देखा होगा गाड़ियों में एयरबैग लगे होते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गायरोस्कोप का उपयोग वाहन की टक्कर को पता लगाने के लिए सेंसर के रूप में किया जाता है। 1 मिनट, पानी ले लेते हैं। गायरोस्कोप का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि एक्सेलेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। कितनी रफ्तार है उसका उपयोग किया जाता है, एक्सेल बोलते हैं ना उसको, एक्सेलरेटर मीटर का। ठीक है। दूसरा, वाहन में बैठे व्यक्ति की सुरक्षा के लिए एयरबैग में ऑक्सीजन नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है। तो दोनों में से कौन सा सही है, कोई भी सही नहीं है। अगला, समसामयिक। तो यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो आपके सवाल हैं वो खत्म हो गए हैं। अब आप समसामयिक की तरफ चलते हैं। पहला सवाल समसामयिक से लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन में जब भारत के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में भारत मंडप में G20 नेताओं को स्वागत किया, तो कोडाक व्हील की प्रकृति पृष्ठभूमि के रूप में काम आई। कोडाक सूर्य मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में चोड़गंगा राजवंश राजा अनंत वर्मन, अब नरसिम्ह देव, भाई आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि कोडाक का सूर्य मंदिर नरसिम्ह देव फर्स्ट ने कराया था। ठीक है। अनंत वर्मन ने नहीं कराया था। दूसरा, यह वास्तुकला की कलिंग शैली में बनाया गया था, जो मंदिर वास्तु के नागर शैली का एक उपसमूह है। दूसरा सही है। तीसरा, यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ठीक बात है, 1984 से यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। चौथा, कुछ यूरोपीय नाविकों के विवरण में मंदिर को व्हाइट पैगोडा, तो इसको व्हाइट पैगोडा नहीं कहा गया था, इसको ब्लैक पैगोडा कहा गया था।
व्हाइट पैगोडा जगन्नाथ का पुरी मंदिर कहा गया था। जब यूरोपियन लोग आए थे तो उन्होंने जो ईस्टर्न कोस्ट पर दो मुख्य मंदिर देखे थे, ठीक है, एक जगन्नाथ का पुरी मंदिर जिसको उन्होंने व्हाइट पैगोडा कहा था, और एक कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसको उन्होंने ब्लैक पैगोडा कहा था। तो दोनों में से सही है केवल दो, चार में से केवल दो सही हैं। आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित दर्शन की सही व्याख्या करता है? भाई ये तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, आत्मा और ब्रह्मा एक ही है, इस अंतर को जानने से मुक्ति मिलती है भाई। ठीक है, इसको मैं कुछ भी एक्सप्लेनेशन दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन की स्थापना 1975 में जिम्मेदार, टिकाऊ और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। जाहिर है भैया, आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि सार्वभौमिक, टिकाऊ और सार्वभौमिक सुलभ बनाने के लिए ही की गई होगी। ठीक है, इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। मैं फिर से बता दूं, मैड्रिड नाम दोबारा आ रहा है, स्पेन की राजधानी है। और राजस्थान में धोर्डो राजस्थान में नहीं है, बल्कि कहाँ है ये? गुजरात में। तो कथन जो है यहीं पे गलत हो जाता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की मंडला 2023 में UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में चिन्हित किया गया है, तो ये गुजरात में है। ठीक है, ना कि यहाँ पे है। तो कितने सही निकले? केवल दो सही निकले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। इसकी स्थापना संसद ने 2021 में NRF अधिनियम पारित किया था। ठीक है, जो संसद ने पारित किया है तो संसद द्वारा ही हो गई। पहला सही हो गया। दूसरा, यह देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को उच्च स्तरीय रणनीति दिशा देने वाला शीर्ष संस्थान होगी। ठीक है, दूसरा भी सही है। ये वैज्ञानिक अनुसंधान को जो है दिशा देने वाला सबसे बड़ा संस्थान के रूप में इसकी परिकल्पना की गई है। तीसरा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री नहीं, विज्ञान एवं तकनीक मंत्रालय या प्रौद्योगिकी कह दो, प्रौद्योगिकी मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। ठीक है, अगला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा। भाई दोनों में से एक ही सही हो सकता है, आंसर तो वैसे भी निकल जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केवल तीन सही है। निम्नलिखित पर विचार करें। सरकारी योजनाएं दी गई हैं कुछ, और उनके क्या क्या उद्देश्य है ये बताने की कोशिश की गई है। तो PM जनमन, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। ठीक है, पहला सही है। दूसरा, PM नमस्ते, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, दूसरा भी सही है। PM सूरज, सौर ऊर्जा का दोहन, इससे संबंधित नहीं है, बल्कि ये है वंचित समुदायों को ऋण सुविधा। तो तीसरा वाला जो है वो गलत है। तो उपरोक्त में से कितने युग्म गलत है? कितने गलत निकले? तीसरा, केवल एक गलत निकला। ओके, नेक्स्ट, यूरोपीय व्यापार मुक्ति संघ। भारत ने हाल ही में यूरोपीय व्यापार मुक्ति संघ के साथ एक समझौता किया है। ठीक है, इसकी स्थापना 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत की गई। ये सही है। वर्तमान में इसके 5 सदस्य, 5 नहीं 4 हैं, जिसमें आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्वीडन नहीं है, और स्विट्जरलैंड शामिल है। EFT देशों में स्विट्जरलैंड भारत का तो दूसरा गलत हो गया। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और उसके बाद नॉर्वे, तीसरा सही है। भारत और IFTA ने हाल ही में एक व्यापारिक और आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये भी सही है। ठीक है, उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? 3 कथन सही निकले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 साल के लिए 15 न्यायाधीश बने, यानी इसमें कुल 15 न्यायाधीश हैं, और जिनकी नियुक्ति कौन करती है? संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों। ठीक है, तो भारत के न्यायाधीश भंडारी इसमें जो है हैं। कुल न्यायाधीश की संख्या में कि 1/3 हर 3 वर्ष के अंतराल में चुने जाते हैं। ठीक है, तो हर 3 वर्ष, यानी कि एक बार आप बनोगे तो 9 साल के लिए रहोगे। ठीक है, तो लेकिन हर 3 साल बाद 5 चुने जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो है वो भी सही है। तीसरा,
न्यायाधीश पुनर्चुनाव के लिए पात्र नहीं है, ऐसा नहीं है। न्यायाधीश अगर एक बार कार्यकाल पूरा कर लेंगे तो दोबारा भी नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है। चौथा, राष्ट्रपति देखो ये अध्यक्ष है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। का चुनाव न्यायालय के सदस्यों द्वारा हर 3 साल में गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, कितने सही निकले? केवल 3 सही निकले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडिया में देखा गया लॉन्ड्रोमेट कंट्रीज शब्द का संदर्भ है। भाई पीछे अभी देखो क्या खेल चला, जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो रूस क्या था कि सबसे बड़ा सप्लायर था एनर्जी संबंधी चीज़ों का यूरोप के लिए। तो यूरोप कंट्रियों ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि हम जो है इससे कुछ भी नहीं खरीदेंगे, व्यापारिक जो जितना भी हमारी व्यापारिक रिश्ते हैं वो सब खत्म कर देंगे। तो अब रूस के पास तेल का अधिक से बहुत ज़्यादा भंडार है। ठीक है, तो बहुत सारे देशों ने इस बीच जो है फ़ायदा उठाया, और वो क्या फ़ायदा ये था कि वो रूस से तेल खरीदते थे, कच्चा तेल, उसको रिफाइन करते थे और यूरोपीय देशों को बेच देते थे। यानी कि जो रूस से यूरोप में तेल जो है सीधा जा रहा था, ठीक है, वो अब किसी और के थ्रू होकर जाने लगा। ठीक है, जा अब भी रहा है रूस का तेल। तो ऐसे ही कंट्रीज को लॉन्ड्रोमेट कंट्रीज कहा गया है, जो रूस से तेल खरीदते हैं, बीच में उसको रिफाइन करते हैं, यूरोप को बेच देते हैं, बीच में पैसा कमाते हैं। ठीक है, वैश्विक नवीकरण ऊर्जा दक्षता प्रतिज्ञा के बारे में लेखकों के थ्रू पर विचार किया। ये यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमेरिका के नेतृत्व की एक पहल है। पहला सही है, ठीक है, दूसरा भी सही है, और यह प्रतिज्ञा कानूनी रूप से बाध्यकारी है, ये गलत है, बाध्यकारी नहीं है। और चौथा है कि भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये दोनों गलत है, तो केवल 2 सही है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोझिकोड और ग्वालियर को क्रमशः निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनकी रचनात्मकता के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN यूनेस्को का एक प्रोग्राम चलता है जिसमें जो है किसी शहरों को किसी खासियत की वजह से उसको बोलते हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, उसमें जोड़ा जाता है। तो हाल ही में भारत के भी 2 शहर कोझिकोडी और ग्वालियर को उसमें जोड़ा गया है, और उनको जोड़ा गया है साहित्य और संगीत को लेके। ठीक है, कोझिकोडी को साहित्य और ग्वालियर को संगीत को लेके। ग्वालियर घराना वगैरह आपने सुना होगा। निम्नलिखित देशों पर विचार करें, जॉर्जिया, आर्मेनिया, टर्की, रोमानिया, बुल्गारिया, रूस। उपरोक्त में से कितने देशों की सीमा काला सागर में लगती है? काला सागर का नक्शा मैं इधर बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया काला सागर, कुछ ऐसा बना हुआ है। ये हो गया यहाँ पे टर्की, ये हो गया जॉर्जिया, ये हो गया रूस, ये हो गया क्रीमिया जो आजकल रूस का ही एक भाग है, ये हो गया यूक्रेन, ये हो गया यहाँ पे रोमानिया, ये हो गया यहाँ पे बुल्गारिया। ठीक है, आप इसको ऐसे मान कर चलिए। क्रीमिया जो है वो रूस का भाग है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो कौन सा देश इनमें नहीं है? आर्मेनिया नहीं है। तो कितनों की जरूरी है? केवल 5 की। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो प्लस और 5 आइज दोनों समूह का सदस्य है? ठीक है, नाटो प्लस क्या है कि देखो, नाटो आप जानते हैं कि नाटो क्या है, अमेरिका के समूह में एक जो है, जो उसके लाइक माइंडेड कंट्री है उनका समूह है, जो रक्षा को लेकर संधि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये मानो। ठीक है, और बहुत बड़ी संधि है जिसमें मुख्यतः अमेरिकन उत्तरी अमेरिका और कनाडा और यूरोपियन देश शामिल हैं। ठीक है,
लेकिन नाटो ने एक संगठन और बना रखा, नाटो प्लस। नाटो प्लस मतलब जो अमेरिका के बहुत करीबी देश हैं उनको भी वो उसमें शामिल करता है। ठीक है, तो नाटो प्लस का मतलब समझ में आ गया क्या है। फाइव आइज क्या है? फाइव आइज जो है 5 देशों का खुफिया तंत्र है। और 5 देश कौन कौन से हैं? वो 5 देश वो हैं जो मूल रूप से इंग्लैंड मूल के देश हैं, यानी कि वहाँ पे इंग्लैंड मूल के लोग ज़्यादा रहते हैं। जैसे अमेरिका, भाई इंग्लैंड मूल के देशों में इंग्लैंड के तो रहते ही हैं। दूसरा कौन हो गया? अमेरिका, यहाँ भी रहते हैं। तीसरा कौन हो गया? कनाडा, यहाँ भी रहते हैं। चौथा कौन हो गया? ऑस्ट्रेलिया, यहाँ भी रहते हैं। और 5वां कौन सा हो गया? न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये 5 देश हो गए जो फाइव आइज के सदस्य हैं। एक बहुत बड़ा मतलब खुफिया तंत्र है 5 देशों का। पीछे न्यूज़ में था ये भारत के पन्नू वगैरह और भारत कनाडा के रिश्तों में कुछ जो है थोड़ी सी तनाव आए थे, उसको लेके भी कि फाइव आइज ने भी कुछ उसमें बोला था। ठीक है, तो अब इनमें कौन कौन से देश हैं जरा देखना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों। तो वो क्या है, वो नाटो प्लस के मेंबर भी हैं, नाटो के बहुत करीबी भी हैं और फाइव आइज के सदस्य भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मों पर विचार करें। अलग अलग देश है, शरणार्थी एड्रे चाड में है, सही है। और कुटुपालोंग बांग्लादेश में है, ये भी सही है। एल हिल हिलवेव सीरिया में नहीं है बल्कि फिलिस्तीन में है। ऐसे फिलिस्तीन के लोग जो लेबनान में रह रहे हैं, ऐसे फिलिस्तीन के लोग जो लेबनान में शरणार्थी बन के रह रहे हैं। ठीक है, तो कितने सही निकले? 2 सही निकले हैं। अगला, प्रबंध प्रभावशीलता सूचकांक के संदर्भ में हाल ही में समाचारों में उल्लेख किया गया था। किसका उल्लेख किया गया था? और राज्य सरकारों के वित्तीय सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन का मूल्य, राज्य सरकारों के प्रभावी जल निकायों के प्रबंधन का मूल्य, संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी कार्यान्वयन का मूल्य। ठीक है, मूल्यांकन, सॉरी। तो आंसर इसका डी है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पेरिस ओलंपिक को लेकर है। इस साल पेरिस में ओलंपिक होने वाले हैं। ठीक है, आप जानते हैं ओलंपिक हर साल चार साल में एक बार होते हैं और अलग अलग शहरों में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, उसी को लेकर सवाल है। यूपीएससी ने पीछे भी 2021 में सवाल पूछा था ओलंपिक को लेकर। पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। पेरिस इतिहास में तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी करेगा। ठीक है, पेरिस इससे पहले सन 1900 में और 1924 में ओलंपिक की मेज़बानी कर चुका है और अब वो 2024 में, यानी ठीक आखिरी बार जो मेज़बानी की थी उसके 100 साल बाद मेज़बानी कर रहा है। तो पेरिस तीसरी बार मेज़बानी करने वाला है। पेरिस के अलावा एक शहर और है दुनिया में जो 3 बार ओलंपिक की मेज़बानी कर चुका है और वो है लंदन। लंदन ने भी 3 बार ओलंपिक की मेज़बानी की है, 1908 में, 1948 में और 2012 में। तो यानी अगर देखा जाए तो पेरिस 2024 में इकलौता शहर नहीं है जिसने 3 बार ओलंपिक की मेज़बानी की हो। मैं आपको बता दूं कि 4 बार किसी ने नहीं की है। अभी तक केवल लंदन ऐसा था जिसने 3 बार मेज़बानी की थी, लेकिन इस साल पेरिस ऐसा हो जाएगा जो 3 बार ओलंपिक की मेज़बानी कर लेगा। ठीक है, तो पहला जो है स्टेटमेंट वो सही है। दूसरा, इस संस्करण में ब्रेक डांसिंग, सर्फिंग, क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग नई श्रेणियाँ शामिल होंगी। ये भी सही है, ये सारी श्रेणियाँ इस बार पहली बार शामिल की गई हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? 1 और 2 दोनों कथन सही है। ओके, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगले साल के लिए प्रीलिम्स देने के लिए देख रहे हैं तो हम आपके लिए जीएस फाउंडेशन प्रोग्राम लेकर आए हैं जो 13 मई से शुरू हो रहा है। उसके अलावा अगर आप अभी कॉलेज में जा रहे हैं तो और यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो हम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके आए हैं जो स्पेशली कॉलेज जाने वालों के लिए है। वो दो, इसमें बेसिकली 3 साल लिखा हुआ है, लेकिन दरअसल हाँ 2 ईयर है, 2 साल का प्रोग्राम है। और उसमें क्या होगा कि 1 साल में जब तक आप कॉलेज में रहेंगे, आखिरी साल में, तब तक हम आपको प्री फाउंडेशन अच्छे से करा देंगे और उसके बाद जो यूपीएससी का एडवांस लेवल का सवाल है वो करा देंगे। ठीक है, इसके अलावा लुकमान आईएएस की फेमस टक्कर टेस्ट सीरीज भी शुरू हो गई है जो 4 तारीख से शुरू हो गई और इसका पहला टेस्ट 11 तारीख को होने वाला है। तो अगर आप इस साल पेपर नहीं दे रहे हैं लेकिन चाहते हैं कि पढ़ाई में लगातार बने रहे, लगातार टेस्ट लिखें,
लिख के अपनी जो है राइटिंग उसको बेहतर करें तो आप इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं जो अगले साल शुरू हो रही, सॉरी 4 जून को शुरू हो रही है अगले साल 2025 के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ जितना हम जो है 100 सवालों का यहाँ पे पूरा डिस्कशन कर चुके हैं, उन पर परिचर्चा कर चुके हैं। अगला AIPMT जो है हमारा 18 तारीख को हो रहा है, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग जिस तरह से AIPMT पंचसूत्रा 1 और 2 को आपने सफल बनाया है, आप 3 को भी सफल बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए।